सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो सही उत्तर होगा बॉब कार्ड लिमिटेड ने। बॉब कार्ड लिमिटेड ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एक सहायक कंपनी है और अभी इसी ने भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो नाम से भी समझ में आ रहा है ये जो कार्ड होगा ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिखाई नहीं देता, ताकि वे लोग बिना किसी की मदद के खुद ही क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सके। इस कार्ड पर क्या होगा, ब्रेल लिपि यानी कि उभरे हुए डॉट्स होंगे ताकि वे इन्हें छू करके पहचान सकेंगे कि ये कार्ड उनका है या नहीं है, सीधा किधर से है उल्टा किधर से है, और इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे आपको पता है वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है? 4 जनवरी को होता है। और ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल थे। आपको ये भी याद होगा अभी किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए राज्य का पहला ब्रेल लिपि पुस्तकालय ये खोला था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहां पर? लखनऊ में। और क्रेडिट कार्ड से आपको याद आएगा भारत का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, पढ़ा था हमने। और गूगल ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड रुपए पर लॉन्च कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, स्थापना होती है 1908 में, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, एमडी सीईओ देवदत्त चंद है और इसका टैगलाइन होता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बाकी देखो बैंकिंग वाला प्रश्न है तो कुछ और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। अगर पूछे किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया था? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया जू जीआई को, चाइना से है। फिनटेक कंपनी स्लाइस ने भारत में पहली यूपीआई संचालित बैंक ब्रांच खोली बेंगलुरु में। मशरेक ये गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बना था? यूएई। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। डॉट बैंक डॉट इन डोमेन अपनाने वाला पहला पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू बैंक ये बना था पंजाब नेशनल बैंक। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया था जो कि दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे और किस बैंक ने मिलकर के लॉन्च किया था? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ग्लोबल फाइनेंस ने वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 चुना था एसबीआई को। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बना फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मिया मोटली। तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री जो मिया मोटली हैं, अभी उन्होंने संसद की सभी 30 में से 30 सीटें जीत ली है। तो एक बार फिर बारबाडोस की प्रधानमंत्री यही रहेंगी, मिया मोटली। अच्छा, बारबाडोस के लोकेशन में आपको बताता हूँ, ये उत्तरी अमेरिका में आपको कैरेबियन क्षेत्र में आपको दिखेगा। यहाँ पर बारबाडोस कैपिटल ब्रिज टाउन होती है इसकी। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था पिछले साल इसके बारे में कि बारबाडोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिष्ठित सम्मान जिसको कहते हैं ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया था। अच्छा, अब ये प्रधानमंत्री वाला प्रश्न हो गया ना, तो चलो अभी जिन भी देशों में नए लीडर बने, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। हमने पढ़ा था चेक रिपब्लिक में नए प्रधानमंत्री एंड्रेस बाबिस बने। चिली देश में नए राष्ट्रपति जोस एंटोनियो बने थे। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची। सेशल्स के राष्ट्रपति जो भारत भी आए थे अभी, पैट्रिक हार्मनी बने थे। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री इंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। नॉर्वे के फिर से प्रधानमंत्री जोनास गेहर। फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्न। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवेराकुल। जमैका के नए प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस। लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री इंगा रोगिनियन। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जेनिफर गार्लिंग्स। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन। सूडान के प्रधानमंत्री कामल एड्रेस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जेम्यूंग बने और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति कॉरेल नवरोकी बने। अब एक उत्तर आप देना कि अभी बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो कौन बनेंगे? कल ही हमने उनके बारे में पढ़ा है, या आप बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो, ठीक है। हम अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जमीन के दस्तावेज, जो जमीन के डॉक्यूमेंट्स पर क्यूआर कोड लगाने की घोषणा की है। तो जैसे ही जमीन के पट्टों के पीछे लगाया जाएगा ये,
तो जमीन के पट्टों के पीछे लगे इस क्यूआर कोड को अगर आप अपने स्मार्टफोन से स्कैन करोगे तो जमीन का पूरा विवरण, जैसे जमीन का मालिक कौन है, 30 साल से अधिक का लेन देन का इतिहास क्या रहा उस जमीन से संबंधित, का नक्शा जो भी होगा वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। इससे फर्जीवाड़ा कम होगा। तो इसका फायदा यही होगा, इससे जमीन के पुराने कागजों के साथ छेड़छाड़ कर बेचे जाने वाले मामलों में कमी आएगी। अब मैं आपको उड़ीसा लेकर के चलूंगा। उससे पहले आपको याद आएगा इसी तरह क्यूआर कोड से संबंधित एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि अभी दिल्ली में भी सड़क संकेतकों पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया गया है। बाकी बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। तो यहाँ पे पहले आप देखो, ये आपको चिल्का लेक मिलेगी। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है चिल्का लेक, और भारत में सबसे पहले रामसर सूची में जिसको शामिल किया गया था उसमें से एक चिल्का लेक भी है। और दूसरी साइड बताओ दूसरी कौन सी है? वो आपको राजस्थान में मिलेगी। हिंट मैंने आपको दे दिया, बताओ। बाकी देखो, कैपिटल भुवनेश्वर हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। यहाँ का राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी है इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का ट्री, पुष्प है अशोक फ्लावर, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, हीराकुड बांध है यहाँ पर महानदी पर, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पर, अब्दुल कलाम द्वीप है यहाँ पर जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। यहाँ का क्लासिकल डांस उड़ीसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर है यहाँ पर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर है व्हाइट पैगोडा कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो नुआखाई फेस्टिवल हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता वंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धानु जात्रा महोत्सव हो गया। ये तो उड़ीसा के स्टैटिक हो गए। कुछ और करंट अफेयर्स हम रिवाइज करें यहाँ से तो आपको याद होगा शक्ति श्री कार्यक्रम शुरू हुआ था यहाँ पे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस यानी कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में। और उड़ीसा का कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 दिया गया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को। उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी माधुरी दीक्षित। भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहाँ पर लॉन्च हुआ था? भुवनेश्वर में, और इसका मतलब हो गया इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब। और 2026 में भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन होगा विशाखापत्तनम में। 2025 में ये उड़ीसा पुरी में हुआ था। पहली बार दिल्ली के बाहर अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। 28वां एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 भारत में हुआ था भुवनेश्वर में। उड़ीसा के देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी भी दी गई थी। और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये उड़ीसा के गोपालपुर में बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। और 15वें अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन ये किया गया, कहाँ पर? चंद्रभागा बीच, कोणार्क, उड़ीसा में। उसके अलावा भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया था? तो उड़ीसा आंसर होगा। ठीक है, तो उड़ीसा से ये बहुत सारे करंट अफेयर्स हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कहा 2 नए टेलीस्कोप NLST और NLOT को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा लद्दाख। इस बार के बजट 2026-27 में 4 नए टेलीस्कोप सुविधाओं को स्थापित करने या अपग्रेड करने का ऐलान किया गया था, तब नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। और इन दोनों को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में, लद्दाख के पेंगोंग तसो झील के पास में। ये जो NLST है, मतलब बताया नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, इसका जो अपर्चर है, जो डायमीटर है वो 2 मीटर का होगा। और नाम से समझ में आ रहा है सोलर टेलीस्कोप है, मतलब ये सूर्य से संबंधित है, सूर्य पर नजर रखने का काम करेगा, सूर्य की चमक और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। और इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनेगा कि ये भारत का इस तरह का तीसरा जमीन पर आधारित सौर वेधशाला होगा, जो कि आदित्य L1 मिशन के डेटा को और मजबूत करेगा। आदित्य L1 मिशन हमने पढ़ा था भारत का पहला सूर्य मिशन है, और ये सूर्य से संबंधित ही डेटा पर नजर रखेगा, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा, हमने कहा ये भारत का जमीन पर स्थित, जमीन पर आधारित तीसरा सौर वेधशाला होगा। तो इससे पहले की 2 कहाँ पर है? पहली स्थापित की गई थी तमिलनाडु के कोडाईकनाल में 1899 में, और दूसरी राजस्थान के उदयपुर में 1975 में। बाकी जो दूसरा टेलीस्कोप है वो है NLOT, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, और इसका अपर्चर होगा 13.7 मीटर अपर्चर वाला ये एक मिरर टेलीस्कोप है। ये दूर दराज के तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं की खोज करेगा। हम कह सकते हैं ये डीप स्पेस की स्टडी के लिए एक हाईटेक टेलीस्कोप है। अच्छा, इन दोनों टेलीस्कोप के अलावा लद्दाख में जो ऑलरेडी हमारे पास एक हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप है, उसको भी अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है। उसको अपग्रेड किया जाएगा और इन दोनों को स्थापित किया जाएगा नया। अच्छा, अब ये टेलीस्कोप वाला प्रश्न है। कुछ और इम्पोर्टेंट टेलीस्कोप मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ जो अक्सर न्यूज में रहते हैं। जैसे कि एक तो याद होगा
लद्दाख में एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन स्थापित किया गया था, जिसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, जो आपको मिलेगा लद्दाख के हॉनले वेधशाला में। और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया था उत्तराखंड में, जिसका डायमीटर 4 मीटर है। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गया स्पेस टेलीस्कोप ने शिव और शक्ति नाम से 2 प्राचीन तारों की धारों की खोज की थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सौरमंडल के पिंडों का निरीक्षण करने के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा का है। और अभी नासा ने एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम है स्पेरेक्स। और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, इसने अभी एक्सोप्लैनेट K2-18b को भी खोजा था और यहाँ पर संभावित जीवन की खोज हुई थी, तो न्यूज में था। हबल स्पेस टेलीस्कोप भी नासा का है और इसने एक नई गैलेक्सी खोजी थी जिसको नाम दिया था बुल्स आई गैलेक्सी। ठीक है, तो ये सब अभी टेलीस्कोप न्यूज में थे, ध्यान में रखना। टेलीस्कोप से बनने वाले प्रश्न थे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए कौन सा बेस ईयर निर्धारित किया है, तो आंसर होगा वर्ष 2022-23। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के बेस ईयर में संशोधन करने की घोषणा की है। तो अभी तक जीडीपी और आईआईपी का जो बेस ईयर आधार वर्ष था वो अभी तक 2011-12 था, लेकिन अब इसे 24 कर दिया है। अच्छा, बेस ईयर क्या होता है? तो आप कह सकते हो ये वो रेफरेंस ईयर होता है जिसका उपयोग जीडीपी, महंगाई यानी कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या उत्पादन, उसके लिए जो आईआईपी है, तो उसमें समय के साथ आए बदलावों को मापने के लिए हम बेस ईयर का उपयोग करते हैं, मतलब वहां से तुलना करते हैं। और हम हर 5 से 10 साल में बेस ईयर बदलते हैं ताकि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का सटीक और वास्तविक आकलन किया जा सके। क्योंकि इतने समय में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर पैटर्न है, मतलब जो उपभोग पैटर्न है, वो बदल चुका होता है। जैसे कि उस समय आपने देखा होगा ई कॉमर्स का कोई जमाना नहीं था, डिजिटल पेमेंट नहीं होता था, तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती है। तो फिर अगर बदल जाएंगी चीजें तो हम तुलना कैसे कर पाएंगे सही से? तो हमें रिवाइज करना पड़ता है 5 से 10 साल में, जैसे कि अभी हमने किया। और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें, जैसे कि जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो कि एक टाइम पीरियड में, जैसे कि मैंने 1 साल ले लिया, तो 1 वर्ष में देश की सीमा के भीतर जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उनका कुल मूल्य, ये कहलाता है जीडीपी। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बताता है कि समय के साथ लोगों के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुएं, सेवाओं के दामों में कितनी महंगाई बढ़ी है या घटी है। घटी तो है नहीं, बढ़ती है, यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी के लिए महंगाई का असर ये बताता है सीपीआई। और आईआईपी मतलब होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, ये बताता है कि भारत की फैक्ट्रियों में सामान का उत्पादन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये सब अपडेट बेस ईयर 2000, तो अब इनके जो बेस ईयर है वो बदल दिए गए हैं और ये सभी अभी फरवरी 2026 से ही लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना किसका कौन सा अब अपडेटेड बेस ईयर होगा, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार वंदे मातरम के कितने छंद अनिवार्य रूप से गाए जाएंगे? तो आंसर होगा 6 के 6। तो अभी गृह मंत्रालय ने राष्ट्रगीत जो हमारा है वंदे मातरम, उसके गायन को लेकर के पहली बार विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया। तो अब जो भी गवर्नमेंट इवेंट्स होंगे, स्कूल हो गया या फॉर्मल इवेंट्स हो गए, उसमें वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। और यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, ये दोनों गाए जाने हैं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। और अब तक केवल पहले 2 छंद, इसके मतलब 2 पैरा आप कह दो, वो गाए जाते थे, लेकिन अब पूरे के पूरे 6 छंद गाए जाएंगे राष्ट्रगीत के, वंदे मातरम के। और अब इसे गाने में करीब 3 मिनट 10 सेकंड लगेंगे। समय मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो समय भी ध्यान रखना। और जैसे कि आपको पता है, जिस तरह से राष्ट्रगान के वक्त हम खड़े होते हैं, जब भी राष्ट्रगान बोलते होते हैं या बज रहा होता है, तो हमें स्ट्रेट खड़ा हो जाना चाहिए। तो उसी तरह से ये नियम राष्ट्रगीत के लिए भी लागू होगा। और वैसे आपको पता ही है कि भारत सरकार वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। अभी रिपब्लिक डे पे हमने देखा, रिपब्लिक डे 2026 में जो हमारी थीम थी वो भी यही थी, 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। अच्छा, राष्ट्रगीत जो हमारा वंदे मातरम है, उसको किसने लिखा? तो आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में। और ये 1882 में, 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। और इससे सबसे पहले 1896 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। ठीक है,
तो हमारे राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इससे ये पॉइंट्स आप ध्यान में जरूर रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आर्कटिक सेंट्री मिशन ये किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा नाटो ने। तो अभी नाटो ने आर्कटिक सेंट्री नाम से एक नया मिलिट्री मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है आर्कटिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना, नाटो सहयोगियों की रक्षा करना और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी करना और बर्फ पिघलने से खुलने वाले नए संसाधनों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना। ठीक है, तो आर्कटिक क्षेत्र ये आपका ऊपर वाला है, नॉर्थ पोल की साइड वाला, तो उसी के लिए ये मिशन है। आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया, याद रखना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गई, स्थापना होती है इसकी 4 अप्रैल 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं जो कि नीदरलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और अभी इसका 32वां सदस्य देश स्वीडन था, 31वां फिनलैंड बना था। और पिछले साल जो नाटो समिट हुआ था वो हेग नीदरलैंड में हुआ था, याद रखना। और नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहां पर स्थापित करेगा? हमने पढ़ा था फिनलैंड में। नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित किया था? स्वीडन में। ठीक है, तो इससे पॉइंट से ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा संजय अग्रवाल को। तो अभी आरबीआई ने संजय अग्रवाल को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है, या आप यूं कह सकते हो कि इनका कार्यकाल 3 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। अच्छा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक पॉइंट मैंने आपको अभी रिवाइज भी कराया था, अभी बैंकिंग वाली शीट हमने जब रिवाइज की थी, कि आरबीआई से एक यूनिवर्सल बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी इसको मिल चुकी है, और इस तरह से ये मंजूरी पाने वाला ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना होती है 1996 में, हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। अब एक तरह से अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपको फिर रिवाइज कराऊंगा। अभी बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष बने अजय सिंह, लगातार तीसरी बार बने। भारत में अमेरिकी राजदूत बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। फसाई के नए सीईओ रजित पुन्हानी बने। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ, इसके अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बनी एनालेना बारबाउ, जर्मनी से हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने उर्जित पटेल। 29वें महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स टीसीए कल्याणी बनी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता। खनन मंत्रालय के नए सचिव बने पीयूष गोयल। और अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति है 15वें नंबर के, वो है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य है बाल कैंसर के बारे में समझ बढ़ाना। अच्छा, थीम क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। अच्छा, कैंसर से संबंधित और भी कई दिवस होते हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। तो एक वर्ल्ड कैंसर डे, कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट डे इसको माना जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी होता है 1 अगस्त को। जो आज हमने पढ़ा वो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है 15 फरवरी को। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है 7 नवंबर को। ठीक है, चलो ये कैंसर से संबंधित और प्रश्न मैं आपको यही रिवाइज करा देता हूँ। भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो स्वदेशी वैक्सीन आई थी उसका नाम है सर्वावेग। सर्वाइकल कैंसर ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। और लास्ट टाइम बजट में कहा गया था कि 9 से लेकर 14 वर्ष की बालिकाओं को इसके टीके मुफ्त में लगेंगे। अक्टूबर महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। एम्स दिल्ली ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए एआई प्लेटफॉर्म ioncology.ai को लॉन्च किया था। कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? सवेरा। कैंसर के लिए विश्व का पहला mRNA टीका, जिसका नाम है एंटेरोमेक्स, इसको डेवलप किया रशिया ने। आईआईटी मद्रास, इसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया था। भारत ने 2026 में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल कार्यक्रम का दूसरा चरण कहां पर शुरू किया था? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, तो आज के इस प्रश्न में कैंसर वाला डे था, तो मैंने वही आपको रिवाइज कराया। अब एक काम करना, फरवरी में हम कौन कौन से दिवस मना चुके हैं अभी तक, ये आप लोग बताएंगे। लगभग आधा महीना हो गया, तो आधे महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है? मैं तो हमेशा आपको रिवाइज कराता हूँ, आज आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी सरला माहेश्वरी का निधन हो गया। वे कौन थी? वे एक न्यूज एंकर थी। तो दूरदर्शन के दिग्गज एंकर सरला माहेश्वरी का भी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
तो सरला माहेश्वरी 1980 और 1990 के दशक में डीडी न्यूज की सबसे लोकप्रिय एंकर थी। और दूरदर्शन की बात करें तो इसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 को ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं, उसके तहत इसकी शुरुआत होती है। और दूरदर्शन की जो पहली न्यूज एंकर थी वो कौन थी? प्रतिमा पुरी। बाकी देखो, निधन वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के आपको नाम बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे कि भारतीय मूर्तिकार थे रामवी सुतार, निधन हो गया 100 वर्ष की आयु में। इन्हें पद्मश्री 1999 में मिला, पद्म भूषण 2016 में। महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण भी मिला। मेहर कास्टेलिनो 1964 में ये भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी, मुंबई से थी, निधन हो गया। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे। 2024 के लिए 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था और ये अवार्ड पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे, मतलब वो छत्तीसगढ़ से थे। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया और अभी इन्हीं के बेटे बन रहे हैं, जो रहमान नाम है उनका, तारिक रहमान, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। और पर्यावरणविद माधव गौडगिल का भी निधन हो गया, महाराष्ट्र से थे और इनकी ऑटोबायोग्राफी थी अ वॉक अप द हिल। अभी 2024 में संयुक्त राष्ट्र का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है वो भी इनको मिला था। पूर्व वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन थे मनोज कोठारी का भी निधन हो गया, कोलकाता से थे। और ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और बीबीसी इंडिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सर मार्ग टली का भी निधन हो गया, भारत की आवाज के रूप में जाना जाता था इनको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिनके अभी निधन हुए, ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, नहीं करा तो। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, सेशन एंड करते हैं। पीडीए प्रधानमंत्री होंगे तारिक रहमान। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की, तो केरल ने। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक कहां पर शुरू हुआ? अहमदाबाद। और पीएमओ को साउथ ब्लॉक से अभी किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया? उसका नाम है सेवा तीर्थ। और भारत के कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली, इसका भारत ने संभाल ली है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बहरीन। और भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया? नीदरलैंड। भारत ने किस देश से 114 राफेल फाइटर जेट खरीद डील को मंजूरी दी? फ्रांस। और भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन सा बना? दिल्ली। उसके अलावा भारत के मड वोल्केनो में भी विस्फोट हुआ, कहां पर है? अंडमान द्वीप। और आखिरी प्रश्न था कि गुजरात की गिफ्ट सिटी के भी नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा उदय कोटे। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हो गया, तो आंसर होगा एचएसबीसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।